तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पंजाबी कलाकार की जिसका अंदाज सबसे अलग माना जाता है, जिसके बोलों में पहेलियां होती हैं और जिसकी कहानी गुरदासपुर के एक छोटे से गांव से शुरू हुई और आज दुनिया भर की प्लेलिस्ट तक पहुंच चुकी है। हम बात कर रहे हैं चीमा वाई की। चीमा वाई। और ये सिर्फ एक और रैपर की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये एक पूरी पहचान गढ़ने की कहानी है। एक ऐसा आर्टिस्ट जिसने बिना किसी शोर शराबे के सिर्फ अपने काम के दम पर पूरी इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बिल्कुल। चीमा बाई को लेकर बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन आज हम इन स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो असल में इतने बड़े फिनोमेना बने कैसे। उनके शुरुआती दिनों से लेकर उनके सबसे चर्चित एल्बम द सिम्पसन्स तक। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये देखने वाली होगी कि कैसे दो अलग अलग दुनियाओं ने मिलकर चीमा वाई को जन्म दिया। एक तरफ पंजाब की जमीनी हकीकत और दूसरी तरफ वेस्टर्न कल्चर का गहरा असर। एकदम, ये टकराव ही उनकी कला का केंद्र है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। असली नाम है निर्वैर सिंह और जन्म हुआ पंजाब के गुरदासपुर जिले में एक जाट सिख परिवार में। मतलब बिल्कुल साधारण परवरिश। और अक्सर होता यही है ना, कि ऐसी ही जगहों से सबसे अनोखी कहानियां निकलती हैं। जब आपके आसपास सब कुछ साधारण हो तो आप दुनिया को एक अलग नजर से देखना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है उनकी कला की नींव वहीं पड़ी। सही कहा। बताया गया है कि बचपन से ही उन्हें लिखने का, तुकबंदी करने का और अपने आसपास की चीजों को बहुत बारीकी से देखने का शौक था। अच्छा। लेकिन कहानी में जो असली मोड़ आया वो तब था जब वो भारत से बाहर चले गए। पहले अमेरिका, फिर कनाडा। और ये सिर्फ जगह बदलना नहीं था। बिल्कुल नहीं। नहीं, ये एक तरह का आप कह सकते हैं कल्चरल शॉक था जिसने उनके अंदर के कलाकार को जगा दिया। सोचिए, गुरदासपुर का एक लड़का अचानक टोरंटो या वैंकूवर जैसे शहरों में है जहां हिप हॉप कल्चर हर कोने में है। एक नई दुनिया, नई आवाजें, संगीत के नए स्टाइल। बिल्कुल। इस अनुभव ने निर्वैर सिंह को वो नजरिया दिया जिससे चीमा वाई का जन्म हुआ। ये उनके लिए एक क्रिएटिव रीबर्थ जैसा था। और इसी के बाद 2020 के आसपास उन्होंने म्यूजिक बनाना शुरू किया। पर जैसा कि स्रोत बताते हैं, कोई बड़ी लॉन्चिंग नहीं हुई, कोई बड़ा म्यूजिक लेबल पीछे नहीं था। नहीं, सिर्फ वो और उनकी मेहनत, जिसे हम कहते हैं प्योर ग्राइंड। हाँ, प्योर ग्राइंड। आज के दौर में जहां कलाकार लॉन्च होने से पहले ही सोशल मीडिया पर छा जाते हैं, चीमा वाई ने अपना रास्ता खामोशी और मेहनत से बनाया। उनके शुरुआती गाने थे ब्लैकबेरी। हाँ, ब्लैकबेरी और बास्टर्ड। हाँ, तो वो वायरल तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने एक नींव रखी। बिल्कुल, उन्होंने एक छोटी लेकिन बहुत मजबूत कोर ऑडियंस बनाई। अच्छा। वो लोग जिन्होंने पहली बार में ही पहचान लिया कि इस बंदे में कुछ अलग बात है। ये वो दौर था जब उनकी पहचान बन रही थी बेबाक बोल, निडर रवैया और संगीत में ट्रैप का गहरा असर। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सफलता रातों रात नहीं मिली। और फिर इस ग्राइंड के बाद आया वो एक गाना जिसने सारा खेल ही बदल दिया। एक ऐसा गाना जिसने उन्हें अंडरग्राउंड सीन से निकालकर सीधा मेन स्ट्रीम में ला खड़ा किया। हाँ, कैलिफोर्निया लव। कैलिफोर्निया लव, ये एक क्लासिक ब्रेक थ्रू मोमेंट था, है ना? बिल्कुल। हर कलाकार के करियर में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ सही जगह पे आ जाता है, और कैलिफोर्निया लव में चीमा वाई के लिए वही था। इसे प्रोड्यूस किया था गुरसिद्धू ने, और कहा जाता है कि इन दोनों की जोड़ी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण थी। बहुत बड़ा। ऐसा क्या खास था इस जोड़ी में? देखिए, ये सिर्फ एक सिंगर और प्रोड्यूसर का साथ काम करना नहीं था, ये एक परफेक्ट केमिस्ट्री थी। गुरसिद्धू जाने जाते हैं अपने हार्ड हिटिंग डार्क ट्रैप बीट्स के लिए। ट्रैप म्यूजिक वो साउंड जिसमें आपको गहरी 808 बेस और बहुत तेज टिक टिक करती हाई हैट सुनाई देती हैं। गुरसिद्धू ने इस वेस्टर्न साउंड में पंजाबी फोक इंस्ट्रूमेंट्स के सैंपल्स मिलाकर कुछ बिल्कुल नया बना दिया। और चीमा वाई की आवाज और लिखने का स्टाइल उस साउंड के लिए एकदम फिट बैठ गया। एकदम। चीमा के तेज तर्रार, धारदार हुक्स और गुरसिद्धू के वो दमदार बीट्स, इस जोड़ी ने एक ऐसी आवाज बनाई जो उस समय पंजाबी संगीत में किसी और के पास थी ही नहीं। मतलब एक दूसरे के लिए बने थे, कह सकते हैं। गुरसिद्धू को एक ऐसी आवाज मिली जो उनके प्रोडक्शन के साथ न्याय कर सके, और चीमा को एक ऐसा साउंड मिला जिसने उनके बेबाक बोलों को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया। इस सफलता के बाद चीमा रुके नहीं, उन्होंने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी।
एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स आने लगे। हाँ, स्रोत में एनीवे जैसे ट्रैक का जिक्र है, फिर ड्रिपस्टर नाम की एक ईपी आई। और अगर आप इन प्रोजेक्ट्स को ध्यान से सुने तो आपको उनका विकास साफ दिखेगा। बिल्कुल, वो सिर्फ गाने नहीं बना रहे थे, वो अपनी कला को तराश रहे थे। ड्रिपस्टर ईपी में वो अपनी लाइफस्टाइल और थोड़ी अकड़ पर फोकस कर रहे थे, जो हिप हॉप का एक जरूरी हिस्सा है। लेकिन हर गाने के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा था, कहानी कहने का ढंग बेहतर हो रहा था। फिर Cloud9 नाम की ईपी आई, जो एक बड़ी हिट थी, और इसके बाद आया उनका पूरा एल्बम यंग GOAT। GOAT यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, अब तक का सबसे महान। जी, ये टाइटल ही अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। मतलब अब वो खुद को सिर्फ एक नया कलाकार नहीं मान रहे थे। नहीं, वो खुद को इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक मान रहे थे। इस एल्बम ने साबित किया कि वो सिर्फ एक दो हिट देने वाले आर्टिस्ट नहीं है, बल्कि एक पूरा विजन लेकर चल रहे हैं। ये एक बड़ा सफर है, सिंगल गानों से लेकर ईपी और फिर एक पूरे एल्बम तक पहुंचना। हाँ, और ये दिखाता है कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ था। वो सिर्फ एक थीम या एक स्टाइल तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, वो अपनी एक दुनिया बना रहे थे। और फिर साल 2025 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सबको चौंका दिया। एक सरप्राइज एल्बम ड्रॉप, द सिम्पसन्स। द सिम्पसन्स। मुझे एक बात समझ नहीं आती है, आज के दौर में जहां हर चीज की इतनी मार्केटिंग होती है, टीजर आते हैं, ट्रेलर आते हैं, वहां बिना किसी अनाउंसमेंट के पूरा एल्बम रिलीज कर देना, ये एक क्रिएटिव चॉइस थी या कुछ और? ये एक बहुत ही साहसी और आत्मविश्वास से भरा कदम था। ये एक तरह से ये कहना था कि मेरा काम इतना अच्छा है कि उसे किसी मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। सही बात है। ये दिखाता है कि उन्हें अपने संगीत पर और अपने फैंस पर कितना भरोसा था। उन्होंने कहा, ये रहा एल्बम, अब आप लोग सुनो। कोई प्रमोशन नहीं, कोई टीजर नहीं, और गानों के नाम भी देखिए, हाजी मस्तान, सुपारी, मुगैम्बो, फर्जी, DXP। ये नाम ही अपने आप में एक कहानी कहते हैं। तो इस एल्बम का नाम द सिम्पसन्स क्यों रखा गया? इसका एक बहुत गहरा मतलब है, जिसे उनके फैंस ने तुरंत पकड़ लिया। द सिम्पसन्स एक अमेरिकन कार्टून शो है जो मजाक मजाक में भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए जाना जाता है। हाँ, मैंने सुना है। तो चीमा बाई के फैंस भी यही मानते हैं कि वो अपने गानों में हकीकत की भविष्यवाणी करते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। तो क्या वो सच में भविष्य बताते हैं या ये सिर्फ एक आए, ये कहने का एक तरीका है, लेकिन बहुत असरदार। जैसे हाजी मस्तान गाने में वो सिर्फ एक पुराने गैंगस्टर का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो आज के पंजाब के कुछ हिस्सों में मौजूद पावर डायनामिक्स और अंडरवर्ल्ड की हकीकत पर कमेंट कर रहे हैं। या सुपारी जैसे गाने में वो वफादारी और धोखे की बात करते हैं, जो सिर्फ क्राइम की दुनिया में ही नहीं बल्कि हर जगह लागू होती है। एकदम, यही वो भविष्यवाणी है जिसकी लोग बात करते हैं। वो आज की हकीकत को इस तरह से पेश करते हैं कि वो आने वाले कल का आईना लगने लगती है। मतलब द सिम्पसन्स एल्बम ने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक रैपर नहीं है। नहीं, वो एक दूरदर्शी कहानीकार हैं। वो सिर्फ ये नहीं बता रहे कि क्या हो रहा है, बल्कि वो इशारों में ये भी बता रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है। इसी रहस्यमयी छवि ने उन्हें एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। तो चलिए उनके स्टाइल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्रोत बताते हैं कि उनके संगीत में कुछ खास बातें हैं। सबसे पहले तो हाई एनर्जी ट्रैप बीट्स। हाँ, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ कॉपी नहीं किया, उन्होंने इसे अपना बनाया। इसमें एक पंजाबी देसीपन है जो शायद किसी पुराने पंजाबी गाने के सैंपल से आता है या ढोल के पैटर्न से। और उनके बोल, कहा गया है कि वो गली मोहल्लों से प्रेरित हैं, बिल्कुल जमीनी। बिल्कुल। और वो बहुत बोल्ड मेटाफर्स यानी रूपकों का इस्तेमाल करते हैं। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, यही उनके गीतकारी की सबसे बड़ी ताकत है। वो सीधी बात नहीं कहते, वो इशारों में कहते हैं। जैसे अगर उन्हें कहना हो कि इंडस्ट्री में लोग भरोसे के लायक नहीं हैं, तो वो शायद ऐसा कुछ कहेंगे, इत्थे कागज देने शेर, बारिश ओनते गल जांदे ने। मतलब यहाँ कागज के शेर हैं, बारिश होने पर गल जाते हैं। बिल्कुल, ये एक रूपक है। ये एक ऐसी तस्वीर बनाता है जिसे सुनने वाले को खुद समझना पड़ता है। इससे उनके गाने कई परतों वाले बन जाते हैं। उनकी आवाज के बारे में भी जिक्र है, एक अनोखी ऊंची टोन वाली आवाज। हाँ, और वो अपनी कहानियों में असली जिंदगी के किस्सों का जिक्र करते हैं। और यही चीज उनके गानों को भरोसेमंद बनाती है। जब आप उनका गाना सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये बंदा जो कह रहा है वो उसने या तो खुद देखा है या महसूस किया है। स्रोत में एक और बहुत अच्छी बात कही गई है, उनके हर ट्रैक में एक सिनेमाई एहसास होता है। सिनेमाई एहसास, इसका क्या मतलब?
इसी वजह से प्रशंसक उन्हें मजाक में छीमा बाबा भी कहते हैं। ये छीमा बाबा का टैग बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि लोग उनके काम को कितनी गंभीरता से लेते हैं। वो सिर्फ एक एंटरटेनर नहीं है, बल्कि एक तरह के ऑब्जर्वर हैं जो समाज की सच्चाई बता रहे हैं। सही बात है। अब बात करते हैं उनकी छवि की। कुछ ही सालों में छीमा Y0 से पंजाबी ट्रैप संगीत के सबसे पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक बन गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनकी छवि विवादों से बिल्कुल दूर रही है। और ये आज के समय में बहुत बड़ी बात है, खासकर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में, जहां विवाद आम है। बिल्कुल। स्रोत साफ कहते हैं, कोई ड्रामा नहीं, कोई जरूरत से ज्यादा मार्केटिंग नहीं। उनका काम ही उनकी मार्केटिंग है। उन्होंने ये साबित किया है कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो उसे बेचने के लिए चीखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो चीमा बाबा वाला टैग है, ये सिर्फ उनके गानों की वजह से नहीं मिला, उनकी पूरी पब्लिक इमेज भी बहुत अलग है। सही पकड़ा आपने, ड्रामा बिल्कुल नहीं है। लोगों में उनके लिए सम्मान इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने सब कुछ स्वतंत्र रूप से बनाया है। एक नई आवाज, एक नई पहचान और पंजाबी संगीत में एक नई लहर। उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। बिल्कुल, उन्होंने किसी बने बनाए ढर्रे पर चलने की कोशिश नहीं की। जब आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि शुरुआत में आपको संघर्ष करना पड़े, लेकिन जब सफलता मिलती है तो वो पूरी तरह से आपकी अपनी होती है और लोग इसी बात का सम्मान करते हैं। तो ये थी चीमा वाई की कहानी, गुरदासपुर की गलियों से लेकर ग्लोबल प्लेलिस्ट तक, छोटे सपनों से बड़ी भविष्यवाणियों तक, और एक गुमनाम कलाकार से द सिम्पसन्स युग का सफर। एक ऐसी यात्रा जो दिखाती है कि अगर आपके पास हुनर और एक अनोखा नजरिया है तो आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं। उनका उदय दिखाता है कि असली कला को अपनी जगह बनाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती, वो अपना रास्ता खुद बना लेती है। लेकिन ये पूरी कहानी एक बहुत जरूरी सवाल पीछे छोड़ जाती है। और वो क्या है? जैसा कि स्रोत बार बार कहते हैं कि प्रशंसक मानते हैं कि छीमा वाई अपनी गीतकारी में हकीकत की भविष्यवाणी करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या कला सिर्फ जीवन का आईना होती है जो बस वही दिखाती है जो समाज में हो रहा है, या फिर छीमा वाई जैसे कलाकारों के मामले में क्या कला में इतनी ताकत होती है कि वो आने वाले कल की संस्कृति को सिर्फ दिखाए ही नहीं बल्कि उसे आकार भी दे सके।